सुप्रभात मित्रों, आप सभी का पूर्णिमा स्टडी चैनल एक कदम साहित्य की ओर में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य की लेखन की परंपरा, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा का प्रवर्तक 19वीं शताब्दी में ही हुआ। इससे पहले विभिन्न कवि एवं लेखकों द्वारा ऐसी पुस्तकें अवश्य लिखी गई जिसमें विभिन्न कवियों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आंशिक रूप से प्रकाश डाला गया है। जैसे गोस्वामी गोकुलनाथ द्वारा रचित 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता तथा नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल, किंतु इसमें कालक्रम, संवत तथा विषय वस्तु आदि का ऐसा व्यवस्थित विवेचन नहीं मिलता जिससे उसे इतिहास की संज्ञा दी जा सके। वस्तुतः हिंदी में साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के प्रवर्तक का प्रथम श्रेय फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी को ही प्राप्त है, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ की रचना की, जिसे हिंदी और उर्दू साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इस्तवार द ला का अंग्रेजी अर्थ है हिस्ट्री ऑफ द लिटरेचर, हिंदी और उर्दू, और हिंदू तथा हिंदुस्तानी का अर्थ क्रमशः हिंदी और उर्दू है। इसमें हिंदी उर्दू के अनेक लेखकों और कवियों की जीवनी, ग्रंथ, विवरण और उदाहरण हैं। इस ग्रंथ की रचना 2 भागों में की गई है। इसमें से प्रथम का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ। दूसरा परिवर्धित संस्करण 3 भागों में 1870 से 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यद्यपि इस इतिहास ग्रंथ में कई कमियां हैं, जैसे काल विभाजन का कोई प्रयास न करना, कवियों का कालक्रम अनुसार वर्गीकरण न करना। यद्यपि इस ग्रंथ में पहली बार हिंदी काव्य के इतिहास को प्रस्तुत करने के साथ ही कवियों के रचना काल का निर्देशन भी किया गया है। इस ग्रंथ ने हिंदी साहित्य के दीर्घकालीन परंपरा के बिखराव को एक स्थल पर सूत्रबद्ध किया है। अब हम जानेंगे शिव सिंह सेंगर को। इन्हें गार्सा द तासी की परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय प्राप्त है। इन्होंने 1883 ईस्वी में शिव सिंह सरोज की रचना की, जिसमें लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र एवं उनकी कृतियों के उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। आगे के इतिहास लेखकों ने भी इस ग्रंथ में दी गई सामग्री से पर्याप्त सहायता ली है। अब हम जानेंगे सर जॉर्ज ग्रियर्सन को। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ये इस भाषा विज्ञान इतिहासज्ञ के रूप में इनके द्वारा लिखित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ का प्रकाशन 1888 ईस्वी में हुआ, जो इसे इतिहास न होते हुए भी सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास स्वीकार किया जा सकता है। इस ग्रंथ का प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ। इसमें लेखकों ने कवियों और लेखकों का कालक्रम अनुसार वर्गीकरण करते हुए उनकी प्रवृत्तियों को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है। ग्रंथ को विभिन्न कालखंडों में विभक्त किया है तथा इसके 11 अध्याय काल विशेष के सूचक हैं। प्रत्येक काल के कवियों को प्रत्येक अध्याय के अंत में उल्लेखित किया गया है। विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों एवं प्रेरणा स्रोतों का उद्घाटन का भी प्रयास उन्होंने किया है। ग्रियर्सन ने ही पहले अपने इस इतिहास में भक्ति काल को हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना है। अंग्रेजी भाषा में लिखे गए इस इतिहास ग्रंथ का महत्व इसलिए भी है, इसका लेखन उस समय में या उस काल में हुआ
जब हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आलोचना एवं अनुसंधान की परंपराओं का प्रारंभ भी नहीं हुआ था। हिंदी भाषा एवं उसके कार्य की ऐसी स्पष्ट सूचना एवं प्रामाणिक तथा ऐतिहासिक व्याख्या प्रस्तुत करना ग्रियर्सन के अद्भुत प्रतिभा शक्ति एवं गहन अध्ययन को प्रमाणित करता है। उनके इस योगदान ने प्रवर्ती इतिहासकारों का मार्ग प्रशस्त किया। आगे हम जानेंगे मिश्र बंधु को। मिश्र बंधु ग्रियर्सन के बाद हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन क्रम में मिश्र बंधुओं का नाम उल्लेख अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसमें गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, इन 3 सगे भाइयों ने सम्मिलित लेखन द्वारा मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें प्रारंभ से लेकर आधुनिक तक के कवियों का वृत्त संग्रह है, जिन्हें कुछ युगों कुछ श्रेणियों में विभाजित करके कुछ की साहित्यिक आलोचना भी की गई है। यह ग्रंथ 4 भागों में विभक्त है, जिसके प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में तथा चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मिश्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ को इतिहास की संज्ञा न देते हुए भी यथासंभव यह बताने की कोशिश की है कि यह एक आदर्श इतिहास सिद्ध हो। मिश्र बंधु विनोद एक विशालकाय ग्रंथ है, जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण प्रस्तुत है। इस इतिहास ग्रंथ में पहली बार विभाजन का समुचित प्रयास किया गया है। साथ ही संपूर्ण रचना काल को 8 खंडों में विभक्त कर विभिन्न कालखंडों के कवियों के विवरण के साथ साथ साहित्य के विविध अंशों का सम्यक विवेचन किया गया है। इतना ही नहीं, अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाकर उनके साहित्यिक महत्व को स्थापित किया है। यद्यपि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनके कटु आलोचना की पर वे स्वयं अपने काल विभाजन के क्रम में मिश्र बंधुओं के ऋणी हैं। उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में यह स्वीकार किया है कि रीतिकाल के कवियों का परिचय लिखने में मैंने प्रयुक्त ग्रंथ से ही विवरण लिए हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी हिंदी के प्रारंभिक काल के लिए जिस आदिकाल नाम को प्रस्तावित किया है, वह भी मिश्र बंधुओं द्वारा ही प्रदत्त है। अब हम जानेंगे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा में सर्वोच्च स्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा 1929 ईस्वी में प्रकाशित हिंदी साहित्य का इतिहास को प्राप्त है, जो मूलतः काशी नगरी प्रचारिणी द्वारा प्रकाशित शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, जिससे आगे संशोधित परिवर्धित करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दिया गया। इसके प्रारंभ में ही शुक्ल जी ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए लिखा है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संक्षिप्त प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि यह जनता के चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। इस कथन से स्पष्ट है कि आचार्य शुक्ल का दृष्टिकोण युग चेतना था। वे इतिहास की व्याख्या युगीन परिस्थितियों एवं प्रवृत्तियों के आधार पर करने के पक्षपाती थे। आचार्य शुक्ल हिंदी के प्रथम साहित्य लेखक हैं। इन्होंने मात्र कविवृत्त संग्रह से आगे बढ़कर इतिहास को सामाजिक किया। उनके कवि मात्र व्यक्ति न रहकर परिस्थितियों के साथ अवध होकर जाति के कार्यकला को भी सूचित करने लगे थे। इसके अतिरिक्त इन्होंने सामान्य प्रवृत्ति के आधार पर काल विभाजन और उन युगों का नामकरण भी किया। आचार्य शुक्ल
युग का काल, आचार्य शुक्ल युग का काल विभाजन, शुक्ल जी का काल विभाजन, वर्गीकरण एवं नामकरण सामान्य पाठकों की दृष्टि में अत्यंत ही सरल एवं स्पष्ट है, किंतु नवीनतम तथ्यों के प्रकाशन में विचार करने से इनकी अनेक त्रुटियां स्पष्ट होने लगती हैं। फिर भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उनके द्वारा इतिहास का लेखन उस समय हुआ जब हिंदी का अधिकांश प्राचीन साहित्य अज्ञात एवं अप्रकाशित था तथा जो भी प्राप्त था उसका प्रामाणिक अध्ययन विश्लेषण नहीं हो पाया था। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक था कि जिस पक्ष का संबंध उनके स्वतंत्र विवेचना शक्ति से था उसमें तो उन्हें पर्याप्त सफलता मिली, किंतु जिस पक्ष का संबंध इतिहास के आधारभूत सामग्री से था उसमें उन्हें अधिक स्थलों पर अनुमान और कल्पना से काम लेना पड़ा, जिसके कारण उनके कुछ निष्कर्ष निराधार सिद्ध हो गए हैं तथा अनेक काव्य रचनाओं, प्रवृत्तियों एवं रचनाओं को उनके इतिहास में यथोचित स्थान नहीं मिल पाया। फिर भी उस युग की सीमित ज्ञान राशि को लेकर इतिहास के संक्षिप्त कलेवर में भी इतने कवियों का जैसा प्रामाणिक, सारगर्भिक और सुधारण विवेचना वे जिस सफलता से प्रस्तुत कर पाए हैं वह इतिहासकार शुक्ल के व्यक्तित्व में समाहित आलोचना शुक्ल की महानता को प्रमाणित करता है। आलोचक शुक्ल की महानता को प्रमाणित करता है। निस्संदेह इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य शुक्ल का स्थान अत्यंत ही विशिष्ट है। उनके संपूर्ण लेखन में उनका सबसे महत्वपूर्ण एवं कार्य रूप समीक्षक एवं निबंध लेखक के साथ साथ इतिहासकार के रूप में प्रकट हुआ है। धन्यवाद। आगे के जो भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी।